नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। धामी सरकार उत्तराखंड वासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रही है। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उत्तराखंड के 8 शहरों में 23 खेल अकादमी खोलने की योजना बनाई है। इसके लिए लेगेसी प्लान का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। ड्राफ्ट के अंदर जो है वो खेल मंत्री रेखा आर्य के स्तर पर समीक्षा हो चुकी है। इसके तहत 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए देश विदेश से मंगाए गए लगभग 100 करोड़ के खेल उपकरणों की देखरेख सुनिश्चित होगी। धामी सरकार की प्रदेश के विभिन्न शहरों में खोली जाने वाली 23 खेल अकादमी से उत्तराखंड से श्रेष्ठ खिलाड़ी तैयार हो सकेंगे और इस योजना पर करीब 33 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कि खेलों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम धामी सरकार ने उठाया है। तो उत्तराखंड में खेल अकादमी बनाई जाएगी। उत्तराखंड के 8 शहरों में सरकार 23 स्पोर्ट्स अकादमीज खोलने वाली है। इसी बीच में उत्तराखंड सरकार की ओर से संचालित ये खेल अकादमियां देखने को मिलेंगी, जिसमें कई बच्चों को फायदा देखने को मिलेगा। इसी बीच में इन स्थानों पर राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिताएं हुई, वहां पर ये खेल अकादमियां बनाई जाएंगी। अकादमी संचालन में खेल एसोसिएशन और फेडरेशन की भूमिका रहने वाली है। इनमें शूटिंग, स्विमिंग, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, तीरंदाजी, मॉडर्न पैंथेलॉन, कुश्ती और कई और जो यहाँ पर खेल हैं, यानी कि बॉक्सिंग हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल है, साथ ही साथ हैंडबॉल समेत 23 खेलों की अकादमी बनाने का प्रस्ताव सामने रखा गया है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में नई खेल अकादमियां बनने जा रही हैं और इसमें जो 23 अलग अलग खेल हैं वो देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ धनराज गर्ग ज्वाइन कर चुके हैं इस हवाले से अधिक जानकारी देने के लिए। धनराज, आप बताइएगा क्या कुछ पूरी जानकारी है। 8 शहरों में सरकार 23 स्पोर्ट्स अकेडमीज खोलने वाली है और 23 अलग अलग टाइप के इसमें स्पोर्ट्स जो है वो सम्मिलित किए जाएंगे। बिल्कुल सिपन, देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि चाहे हम खेल को बढ़ावा देने की बात करें या पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करें, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को बढ़ावा भी देते हुए नजर आते हैं। और मैं देखिए कि अब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से एक बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों को ये दी जा रही है कि जो उत्तराखंड के अंदर 8 अलग अलग शहरों में 23 ऐसी अकेडमी खोली जाएंगी जो कि खेल सिखाने का काम करेंगी, यानी कि खेल की अकेडमी खोलेंगी और जिसका लिए जो बजट है वो भी कहीं ना कहीं तय कर लिया है, जिसमें यानी कि कहा जा सकता है कि 33 करोड़ का जो बजट है वो लगने वाला है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो बच्चे हैं वो खेलों में प्रतिभाग कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में उत्तराखंड के अंदर 38 राष्ट्रीय खेल किए गए थे और जिससे कहीं ना कहीं लगा था कि उत्तराखंड में अब एक क्रांति आने वाली है, यानी कि खेल क्रांति। और उस क्रांति के माध्यम से कहीं ना कहीं अब जो उत्तराखंड के युवा है, जो जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, तो उनको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म उत्तराखंड के अंदर जो मिला, क्योंकि प्रतिभाएं उत्तराखंड के अंदर काफी हैं। चाहे वो किसी भी खेल को लेकर बात कर लें, चाहे हम खो को लेकर बात कर लें या फिर कबड्डी को लेकर बात कर लें या फिर फुटबॉल को लेकर बात कर लें या क्रिकेट को लेकर, तमाम खेलों में कहीं ना कहीं रुचि रखने वाले छात्र हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। लेकिन अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से 8 जिलों में ये अकेडमी खोलने की बात की गई है और 23 खेलों की अकेडमी खोली जाएगी, यानी कि 23 तरह के जो खेल है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं छात्र छात्राएं सीखते हुए नजर आएंगे। तो इससे लाजमी है कि उत्तराखंड में एक खेल क्रांति जरूर आ सकती है। बिल्कुल, लेकिन धनराज, अब जाहिर तौर पर जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनमें काफी ज्यादा उत्साह होगा, क्योंकि पहले 38वें राष्ट्रीय खेलों का यहाँ पर मेजबानी जो है उत्तराखंड ने की। अब इसी के तहत, इसी उपलक्ष्य में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है। युवाओं के फेवर में बड़ा डिसीजन लिया गया है, उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल सिपन, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, तो एक उत्साह कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के अंदर देखने को मिला था, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का मौका मिला था। और उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो प्रतिभागी हैं या कहा जाए कि जो खिलाड़ी हैं, उनको कहीं ना कहीं मौका मिला था कि वो 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग कर सके। तो एक उत्साह जरूर देखने को मिला था। और अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने एक बड़ी सौगात उन खिलाड़ियों को दी है और साफ तौर पर जो 8 जिले हैं
हैं उनमें जो एकेडमी खोली जाएगी, तो इससे लाजमी है कि उत्साह एक देखने वाला है और खिलाड़ियों के अंदर ही नहीं बल्कि छात्र छात्राओं के अंदर भी एक उत्साह है कि उनको अब एक प्लेटफॉर्म मिल पाएगा, वो खेल सीख सकेंगे और उन खेल के माध्यम से कहीं ना कहीं वो अपना भविष्य भी सुधार सकेंगे। धनराज, अब उत्तराखंड की बात करेंगे। बहुत बड़े बड़े डिसीजंस धामी सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं। यूसीसी पहला बड़ा डिसीजन लिया गया, उसके बाद 17 अलग अलग जगहों के नाम बदले गए और अब एक और बड़ा जनहित में कार्य किया जा रहा है। लोगों की क्या, कुछ लोग किस तरीके से देखते हैं इन तमाम चीजों को, क्योंकि धामी सरकार लगातार जनहित में कार्य कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में? बिल्कुल सिपन, देखिए आपने सही कहा है कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वो लगातार ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल ही में यूसीसी उत्तराखंड के अंदर लाए और उसके बाद से कहीं ना कहीं उत्तराखंड एक पहला ऐसा राज्य बना कि जहां पर यूसीसी लागू किया गया। और इसी तरीके से भू कानून की यदि बात करें तो भू कानून वो उत्तराखंड के अंदर लाए। उसके साथ ही कई ऐसे निर्णय उन्होंने लिए हैं और अभी देखिएगा कि ताजा मामला है कि जो 17 जगहों के ऐसे नाम बदले गए हैं, जो कस्बे यानी कि कहा जाए कि एक विशेष समुदाय के नाम पर थे, उनके नाम में परिवर्तन किया गया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तराखंड के अंदर ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए नजर आ रहे हैं और जिससे कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता और अधिक बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिएगा कि लगातार कहीं ना कहीं उनकी जो लोकप्रियता है वो प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए धनराज गर्ग यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से 8 अलग अलग शहर हैं और 23 स्पोर्ट्स अकेडमियां खोली जाएंगी, जिसमें कि 23 अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स, चाहे वो इंडोर हैं चाहे वो आउटडोर हैं, इसमें सम्मिलित होंगे। युवाओं में काफी खुशी की लहर और पूरे उत्तराखंड में लोग काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में विकास लगातार हो रहा है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए, अलग ट्रैक पर वो जो चल रहे हैं उससे दूर रखने के लिए ये बड़ी एक और जो यहाँ पर बात सामने आ रही है, एक बड़ा फैसला धामी सरकार द्वारा लिया गया है। इसी बीच अब आगे बढ़ जाएंगे जहां पर जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने मंगलवार को जिला आबकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में जिला आबकारी अधिकारी के साथ ही 2 अन्य कर्मचारी कार्यालय से नदारद मिले, जिस पर जिलाधिकारी ने आबकारी अधिकारी के साथ ही अन्य कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन काटने और आबकारी अधिकारी के सर्विस ब्रेक करने और अन्य कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया है कि चमोली में नए वित्तीय वर्ष में अंग्रेजी शराब की दुकानों का व्यवस्थापन जो है वो किया जाना है, जिसके लिए मंगलवार को आबकारी अधिकारी को बुलाया गया था, लेकिन आदेशों के बावजूद आबकारी अधिकारी कार्यालय में वो उपस्थित नहीं हुए, जिस पर जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश के साथ जिला आबकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जहां पर कार्यालय से जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश्वर कुमार त्रिपाठी गायब मिले, वहीं सहायक लेखाकार धीरज भट्ट और कनिष्ठ सहायक मनीष रावत भी कार्यालय से नदारद रहे। को मॉर्निंग में बुलाया गया था ऑफिस में, जो उपस्थित नहीं आए, तो उसके बाद उनके ऑफिस स्टाफ को भी बुलाया गया तो स्टाफ भी नहीं आया। तो आज शाम को 3:30 बजे निरीक्षण किया गया एक्साइज ऑफिस का, तो वहाँ कोई भी उपस्थित नहीं था। तो सभी का वेतन रोका गया है और अनुपस्थित मानते हुए सर्विस में ब्रेक दी जाएगी और हायर अथॉरिटीज़ को भी लिखा जाएगा इनके खिलाफ कार्यवाही के लिए, क्योंकि अभी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन की कार्यवाही गतिमान है। ऐसे में किसी का भी कार्यालय में उपस्थित न होना चिंताजनक। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार को वन पंचायत सलाहकार परिषद का अध्यक्ष और कैबिनेट स्तर राज्य मंत्री बनाया गया है। वन पंचायत सलाहकार परिषद का अध्यक्ष बन जाने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई। उनके समर्थक और भाजपा के कार्यकर्ता उनके निवास स्थान पर पहुंचे और उन्हें शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि कुलदीप कुमार पहले विकास नगर के विधायक भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में कई अन्य पदों पर भी वो रह चुके हैं। इस अवसर पर कुलदीप कुमार ने कहा है कि वो वन पंचायत से जुड़े कार्यों में सुधार करेंगे और तेजी लाएंगे। वहीं उन्होंने धामी सरकार का भी आभार व्यक्त किया है। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और अपने उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक अवसर प्रदान किया है और निश्चित रूप से उन्होंने जिस विश्वास के साथ मुझे अवसर प्रदान किया है, मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूँगा और जितना अधिक से अधिक होगा जनता की सेवा करूँगा। क्या आपकी नई रणनीति रहेगी इस सलाहकार समिति के लिए?
देखिए, उत्तराखंड में 67% के आसपास जंगल है और जंगल के किनारे जो पंचायतें हैं उसमें ग्रामीणों का हित प्रभावित ना हो, जंगल उपज और जंगल का नुकसान ना हो, और क्योंकि जंगल जीवनदायिनी है तो उनको भी सुरक्षित करना है और उनसे लगे हुए पंचायतों में रहने वाले लोगों के अधिकारों को भी सुरक्षित करना है। तो दोनों का समन्वय करते हुए अच्छी योजना बनाकर के गौवंश के हथियारे गैंगस्टर 15,000 का इनामी एहसान की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें कि हसन घायल हो गया। बता दें कि करीब 1.5 दर्जन मुकदमे और विकासनगर गौकशी केस में एहसान वांछित था। पुलिस के मुताबिक बदमाश थाना क्लेमेंट टाउन का वांछित अभियुक्त है, जिस पर कि 15,000 का इनाम है और हरियाणा कुरुक्षेत्र से भी वांटेड है। सहसपुर क्षेत्र में तिलमली धर्मावाला के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाश द्वारा पुलिस चेकिंग पॉइंट पर पुलिस के रोके जाने पर न रुककर भाग जाने का प्रयास किया। पुलिस टीमों द्वारा पीछा करने पर तिमली के जंगल में पुलिस टीम पर बदमाश द्वारा फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग में बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। अभियान के तौर पर जब भी ऐसे प्रकरण आते हैं तो उसमें जरूर हम अपने की गिरफ्तारियां भी होती है, जेल भी जाते हैं। और विशेषकर एक भाई अभी पूछताछ में भी पता चला फिल्टर जो विगत 7 साल से जेल में, तो इसके मुकदमे जो सब देख रहे हैं कि काफी लंबा चौड़ा इतिहास भी इसका निकल के आया है। तो इस पर रहेगा कि हम जो भी गैंगस्टर एक्ट में आगे कार्रवाई करें और भी जो सख्त कार्रवाई जो इसके विरुद्ध हो सकती है कानूनी। भगवानपुर में गंदे नाले से एक नवजात शिशु का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सिविल हॉस्पिटल के इमरजेंसी प्रभारी डॉक्टर भानु प्रताप शाक्य ने बताया कि 108 एम्बुलेंस भगवानपुर से एक नवजात शिशु के शव को लेकर अस्पताल पहुंची थी, जिसके माता पिता का कोई अता पता नहीं है। उन्होंने बताया कि नवजात का शव कीचड़ से सना हुआ था। बच्ची के शरीर पर किसी तरह के कोई निशान भी नजर नहीं आ रहे थे। फिलहाल नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखा गया है। उन्होंने बताया कि नवजात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही नवजात की मौत का पता चल पाएगा। अभी हमारे पास जो आई है एक एम्बुलेंस भगवानपुर से लाए हैं एक छोटे से नवजात बच्चों के, जिसका बच्ची सब जो है प्रीमैच्योर नवजात बच्चा है। जो बच्चे पे जो है पूरे शरीर पर काली मिट्टी सी लगी हुई है, कहीं बच्चा मिट्टी में पड़ा हुआ है। वो मृत अवस्था में हमारे पास लाए हैं। इसको हमने चेक किया, उसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, किसी प्रकार की किसी जीवन की संभावना नहीं है, उसमें मृत अवस्था में है। अभी जिस्म पे कोई जाहिरा चोट तो नहीं दिख रही है। आगे का पोस्टमार्टम जब हम होगा तो उस रिपोर्ट में देखेंगे क्या आ सकता है उसमें। बच्चा अभी अज्ञात है, ना उसके माता पिता की जानकारी है, तो इस कंडीशन में हम बच्चे का अभी डीएनए सैंपल रखेंगे, डीएनए की जांच कराएंगे उसमें। उसको हम डॉक्टर साहब, हाँ, ये तो जांच करना चाहिए, जांच होगी, इसमें अंकुश लगना जरूरी है। तो बच्ची का शव है, ये तो दुखद घटना है। लड़की अरे फोटो में आ रहा। नगर पालिका शिवालिक नगर कार्यालय में अध्यक्ष राजीव शर्मा के समर्थकों और वार्ड नंबर 7 के सभासद रॉबिन सिंह के बीच विवाद हुआ। मामला उस वक्त गर्मा गया जब बैठक के दौरान राजीव शर्मा अध्यक्ष के समर्थकों ने सभासद के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तो वही बैठक में मौजूद सभी सभासदों ने इसकी निंदा की। हालांकि सभासदों और समर्थकों के बीच में कहासुनी होती रही और नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा चुप्पी साधे बैठे रहे। वार्ड नंबर 7 के सभासद रॉबिन कुमार ने नाराजगी जताते हुए सभी सभासदों से अपील की है कि वो उनके साथ एकजुट होकर खड़े रहे। देखिए, बहसबाजी अलग चीज होती है और माँ बहन की गाली देना अलग चीज होती है। बहसबाजी नहीं है हमारे बीच में, उन्होंने मुझे माँ बहन की गाली दी है वहाँ पर और सारे सभासदों के सामने दी है। सारे सभासदों ने उनका विरोध किया है और मैंने बोला उनसे कि ये आपके परिवार के संस्कार होंगे जो आप सबके सामने जो है इस तरीके का आचरण और व्यवहार कर रहे हैं। जी, उनसे प्रश्न पूछा था कि जो ये जेसीबी बाहर खड़ी रहती है, ये जो आम जनता है वो गुहार लगाती है अपने सभासद से, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, इसकी सफाई हो। और अध्यक्ष जी का कहना यह है कि जेसीबी मुझसे पूछे बिना कहीं जाएगी नहीं। देखिए, जेसीबी वो नगर पालिका की जेसीबी है, उस पर अपना कब्जा करके बैठे हैं।
अभी 600 लाइट की खरीद हुई, हमने उसके लिए सवाल पूछा कि भाई वो लाइट जो लोग ट्राई नाम कर रहे हैं, वो लाइट आप खंभे पे क्यों नहीं लगाते हैं? तो उन्होंने माँ बहन की गाली देनी शुरू कर दी। उसकी जड़ में यही समस्या है। हमने हमेशा भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठाई, पब्लिक के सामने सच लाने की कोशिश की थी। आप लोगों ने देखा होगा चुनाव में भी हमने लोगों को बताया कि इस तरीके से 6 करोड़ 8 लाख की लाइटें खरीदी गई, वो कहाँ हवा में गायब है। अध्यक्ष जी को ये बुरा लगा कि भाई ये जो है हमेशा मेरे खिलाफ जो है जो चीजें मैं करता हूँ, जो भ्रष्टाचार करता हूँ, उसके खिलाफ बोलता रहा है। ये चीजें मैं बैठकर भी बोली कि आप फेसबुक पर ये लिखते हैं वो लिखते हैं। मैंने कहा अध्यक्ष जी जो मैं फेसबुक पर लिखता हूँ आप पोस्ट कर रहे हो, फेसबुक पे देना, फिलहाल विषय दूसरा चल रहा है, चिड़ गए। तो इस बार हमने पहला मौका था, इस बार उन्हें माफ किया है, उन्होंने हाथ मतलब माफी मांगी है, सबके सामने मांगी है कि इस बार पहली गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। हमने माफ कर दिया बड़ा मन करके, क्योंकि हमारा मन बड़ा है। अध्यक्ष जी की तरह हम नेगेटिव राजनीति नहीं करते, हम लोगों के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं। कुछ साफ सफाई का मैटर था, सभासदों के साथ बैठ कर तय किया कैसे इसकी व्यवस्था बनानी है। या कोई किसी किस्म का कोई ऐसी बात नहीं, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी बात हुई। जब दोबारा आए थे तो वो लोग पहले साफ सफाई की बात थी, फिर लाइट वगैरह की बात थी, वो करने आए थे, उसका भी निराकरण किया। नहीं, निर्णय कुछ नहीं लिया। सारे सभासदों के अनुरूप जो है, सारे हमारे क्षेत्र वासियों के अनुरूप काम हो, उसी को लेकर योजना थी। इसमें निर्णय की वाली कोई बैठक थोड़ी थी। तो काम कैसे आगे बढ़े, साफ सफाई कैसे और अच्छी हो, नगर पालिका कैसे बेहतर चले, सब इस विषय में बात थी। बोर्ड बैठक के लिए भी हम जल्दी बैठ के आज यही तय हुआ कि जल्दी डेट तय करते हैं, बोर्ड बैठक में सारे प्रस्ताव पारित करा के विकास कार्य शुरू करते हैं। तीर्थ नगरी की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम और पुलिस का अभियान आज भी जारी रहा। आज नगर निगम और पुलिस की टीम ने रेलवे रोड और हरिद्वार रोड पर फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान कई दुकानदारों ने सड़क पर कब्जा कर अपनी दुकानें सजाई थी, जिनका सामान नगर निगम की टीम ने जब्त कर लिया और अतिक्रमण करने पर पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा दुकानदारों के चालान काट जुर्माना वसूल किया। प्रशासन की लगातार चल रही इस कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में खलबली मची है। वहीं सड़कों पर सामान लगाने से अब डरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर अभी भी चालान काटने की कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे कि नो पार्किंग करने वालों के हौसले बुलंद है। कोतवाल प्रदीप राणा और वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया है कि एसपी देहात जया बलूनी के निर्देश पर प्रतिदिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जो लोग बार बार अतिक्रमण करते पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई आगे भी यूं ही जारी रहेगी। हरबटपुर ग्राम एटन बाग में कॉस्मेटिक के गोदाम में भीषण आग लगी। इस घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग की इस घटना में गोदाम में रखा सामान और एक मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। आग शॉर्ट सर्किट हो गया अभी 7:30 बजे के आसपास, और करीब 80 से 85 लाख रुपए के आसपास का सामान और 2.5 लाख रुपए कैश था और एक मोटरसाइकिल, ये सब नुकसान हो गया, जल गया सब, लैपटॉप प्रिंटर सब। किस चीज की दुकान थी? ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम है मैम। इसमें एजेंसी सामान क्या था जो गोदाम था? ये कॉस्मेटिक्स का काम था, डीओ वगैरह की एजेंसियां थी, कॉस्मेटिक्स, ड्राई फ्रूट था और जूस, FMCG की जूस वगैरह, बिस्किट वगैरह, काफी कंपनी का काम था। ये था 5 ग्रेड की गाड़ी करीब 1 घंटा लेट आई, उसी की वजह से सब जल गया। उस टाइम बहुत कम लाग थी, लेकिन आने में बहुत टाइम लगा, उसकी वजह से सारा नुकसान हुआ। कोतवाली विकास नगर क्षेत्र के हरबटपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत ढकरानी में कबाड़ी का गोदाम है, जहां कबाड़ी के द्वारा गाड़ियों की कटिंग का कार्य किया जाता है और आज अचानक कबाड़ी के गोदाम में आग लग गई। मौके पर डाक पत्थर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने से भरकस प्रयास किए गए, लेकिन आग ने गोदाम को पूरी तरीके अपने चपेट में ले लिया और गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। देखो, यहाँ हम लोग कोई भी मौके पे मौजूद नहीं था। हमने आग की काफी बड़ी बड़ी लपटें देखी तो गांव के लोग भी, हम सब लोग भाग के यहाँ पे आए। ईद का टाइम है, 3 दिन तक तो लगभग कोई काम होता नहीं है कि कोई स्टाफ की वजह से या किसी वजह से ऐसा कुछ हुआ हो।
इसका भी हमें कोई पता नहीं कि आग कैसे लगी और किस तरह लगी। और अभी तो सब छुट्टी पे भी हुए आप? हाँ, पता नहीं कैसे ये थोड़ा सा लग गया मेरे यहाँ, थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकी इतना बड़ा कुछ नहीं है ऐसा। आग सभी गांव वालों ने साथ दिया, तो और ये फायर फाइटर्स भी टाइम से पहुंच गए, इन्होंने भी काफी मेहनत करी यहाँ पे, तो इस वजह से ये मतलब जल्दी मुमकिन हो गया है। काफी बड़ी आग थी ये गोदाम किसका था? ये गोदाम तो अभी इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है नहीं किसका है, बाकी ये असलम भाई हैं हमारे, एक शायद उनका हो सकता है। किस चीज का गोदाम था ये थोड़ा सा ये शायद गाड़ी वगैरह का खड़ी रहती थी, लोग खड़ी कर देते हैं यहाँ गाड़ियां, वैसा तो कोई ऐसा गोदाम नहीं है। यहाँ कारें खड़ी थी जो 15 साल पूरे हो जाते हैं, ऐसी कोई गाड़ी मतलब यहाँ पे खड़ी कर। मेरा नाम शाहरुख है जी। सर हमारे यहाँ पे यहीं का स्थानीय लोगों ने जो है सूचना दी, और उससे जो है ना 11:22 पर सूचना दी, और मैं जो हूँ खुद अपना जो है जांच के लिए, जो कल एक आग लगी थी उसमें जांच के लिए मैं यहीं पर आया हूँ इसका समरफील्ड स्कूल के पास। तो मुझको सूचना मिली सर्वप्रथम, तो मैं पहले छोटी गाड़ी लेकर पहुंच गया, और उसके बाद बड़ी गाड़ी भी आ गई हमारी, और दोनों गाड़ियों ने आग पर लगभग काबू पा लिया है। उसके बाद भी थोड़ी बहुत आग रह रही है, तो हमारी गाड़ी में थोड़ी सा फॉल्ट आ गया है हल्का फुल्का, तो हमने सेला कोई सा गाड़ी बुलवाई है, वो आ रही है और वो आग को पूर्ण रूप से बुझा दे जाएगा, उसमें कोई जानानी नहीं हुआ। आपने ग्राउंड जीरो पर आप है, आपने किस कारण आग लगी होगी? और आग ये दरअसल ये एक वर्कशॉप है, इसमें गाड़ियां वगैरह ठीक होती हैं, तो उसमें कटिंग वगैरह काम कर रहे होंगे, हो सकता है उसमें संभवतः चिंगारी निकली हो। जो कटिंग हुआ है तो वो जो ग्राइंडर चलाते हैं उससे चिंगारी निकलती है, और तेल जो है गर्मी की वजह से आग पकड़ लेता है, तो उसकी वजह से आग लगी थी, और उसको पूरा बुझा लिया गया। कोई जनहानि तो हुआ नहीं है, बाकी अभी हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, आग पूर्ण रूप से बुझ जाएगी तो मैं आपको रिपोर्ट दूंगा। आपका नाम और आपका पद? मेरा नाम पवन कुमार शर्मा, और मैं इंचार्ज हूँ यहाँ पे फायर स्टेशन डाकपत्थर में। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड ने विशाल गुप्ता को उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस मौके पर विशाल गुप्ता ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही विशाल गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अपनी प्राथमिकता गिनवाई। उन्होंने कहा कि व्यापारी संगठन उत्तराखंड के अंदर कई चल रहे जो कई बातें चल रही हैं, लेकिन प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिमंडल व्यापारियों की हर समस्याओं के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेंगे। उन्होंने बताया कि प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल एक ऐसा मंडल है जो कि हर व्यापारी को साथ लेकर चलता है। उन्हें प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल और व्यापार मंडल के अंतर को भी समझाया। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल पूरे प्रदेश के अंदर 20 जिलों में स्थानों में अपने जिलाध्यक्ष के माध्यम से, उनकी टीमों के माध्यम से संचालित होता है। 21वीं इकाई के रूप में देहरादून महानगर के रूप में, महानगर अध्यक्ष के रूप में मेरा चयन हुआ, मेरा मनोनीत किया नवीन वर्मा जी ने, प्रकाश मिश्रा जी ने। हरिद्वार में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी जिसमें 20 जिलों के लोग उपस्थित थे। उनके माध्यम से माननीय नवीन वर्मा जी ने, जो हमारे सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारी घोषणा की। अब हमारे पास टीम बनाने का अवसर है। देहरादून के 100 वार्ड जो नगर निगम क्षेत्र के अंदर है, जो महानगर में आते हैं, महानगर के हर केंद्र में जाकर छोटी छोटी जो इकाइयाँ चल रही है, छोटे छोटे बाजारों की जो इकाइयाँ चल रही है, उनको अपने साथ मिलाते हुए नई इकाइयों का संगठन बनाते हुए और अपनी टीम बनाते हुए विस्तार करना, और व्यापारी हित के लिए व्यापार जगत के जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को मजबूत तरीके से पटल पर उठाना हमारा मकसद, हमारा ध्येय एक ही रहेगा। हमारा व्यापारी भाई मजबूत रहे, हमारी व्यापारी एकता हर समय मजबूत रहे, और प्रशासनों शासनिक व्यवस्थाओं के साथ जो दिक्कतें हम लोगों को, व्यापारियों को आती है, उसकी आवाज़ हम बुलंद कर सके। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।